आज हम पढ़ेंगे समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति अलंकार, समासोक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, समास प्लस उक्ति। समास यानी संक्षेप में, उक्ति यानी कथन। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जहाँ संक्षेप में कोई कथन किया जाए उसे समासोक्ति कहते हैं। अब कथन संक्षेप में कैसे किया जाएगा उसका आगे है, जहाँ प्रस्तुत यानी उपमेय के वर्णन से अप्रस्तुत की प्रतीति। इसमें क्या होता है, प्रस्तुत का भी और अप्रस्तुत दोनों का जो वर्णन होता है वो एक साथ होता है, दोनों अर्थों का बोध एक साथ होता है, तो वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होती है। इससे विपरीत अन्योक्ति अलंकार था जिसका नाम क्या था? अप्रस्तुत प्रशंसा। उसमें अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत के वर्णन होता था, लेकिन समासोक्ति में क्या है, प्रस्तुत का भी और अप्रस्तुत दोनों अर्थों का एक साथ बोध होता है, उसे कहते हैं समासोक्ति अलंकार। जैसे इसमें उदाहरण है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब, तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, मान किए सी एठी सी। अब यहाँ पर एक तरफ तो किसका वर्णन है? भूमिका है, और एक तरफ जो है किसका है? नायिका का वर्णन है। सिंधु सेज पर, सिंधु यानी समुद्र होता है, सेज यानी सैया। तो दूसरा धरा यानी धरती है, वधु यानी नायिका। यहाँ पर धरा को जो है क्या बताया गया है? नायिका। इन दोनों का, धरा और वधु दोनों का एक साथ वर्णन किया गया है। जैसे धरा रूपी वधु सिंधु सेज पर, सिंधु यानी समुद्र रूपी सैया पर, तन्विक संकुचित बैठी सी, कुछ संकुचित होकर बैठी है, यानी कुछ लज्जित होकर बैठी है। क्यों? प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, प्रलय की जो रात थी उसकी हलचल जो है उसकी स्मृति में, यानी उसके याद है, इसलिए कुछ मान किए सी, कुछ एटी सी, कुछ वह मान करके अभिमान करके बैठी है और कुछ वो अकड़ कर बैठी है। तो इसमें समुद्र का और दूसरा समुद्र यानी नायिका का, एक तरफ तो नायिका का वर्णन है, दूसरी तरफ इसमें धरती का वर्णन है। अब धरती को किसके रूप में किया गया है? धरती को वधु के रूप में, और सिंधु को क्या माना है इन्होंने? सैया माना है। और प्रलय की, धरती पर जब समुद्र में प्रलय आई थी तो उसमें जो है चारों तरफ क्या हो गया था? हलचल मच गई थी। उसी को इन्होंने साथ में किसके साथ उपमेय कर दिया? वधु के, कि नई वधु जो आई है वो सैया पर बैठी है, कुछ लज्जित होकर बैठी है, और वो रात की जो हलचल हुई थी उसकी स्मृति में उसको जो है वो याद करके कुछ ऐठी हुई सी बैठी है। तो यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ वर्णन किया गया है। अब इसको हम अन्योक्ति अलंकार के साथ कंपैरिजन करके समझते हैं। समासोक्ति अलंकार में क्या होता है? प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति कराते हैं। जैसे अर्थात इसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध होता है। अन्योक्ति में क्या होगा? अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराते हैं। अब हम अन्योक्ति अलंकार का भी उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण है अन्योक्ति का, नहीं पराग नहीं मधुकर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी जी का दोहा है, जिसके अंदर बिहारी ने जो उनके दरबारी, राजा जयसिंह के वो दरबारी कवि थे, तो राजा जयसिंह जब अपनी नई पत्नी के प्रेम में इतने डूब गए कि उन्हें राजकाज का भी ध्यान नहीं रहा, तब राजा ने सीधा तो क्योंकि कोई बात कह नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया है? अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया है, यानी भ्रमर के माध्यम से उन्होंने राजा जयसिंह जो कि सामने है उसको उनकी स्थिति का बोध करवाया कि नहीं पराग नहीं मधुकर मधु, नहीं विकास यही काला, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाला। यहाँ पर भ्रमर है उसको संबोधित करके कह रहे हैं कि अभी तो इसमें ना तो पराग आया है इसमें फूल में, और ना ही इसमें मधुर जो मधु यानी शहद है, अभी तो इसका विकास काल ही है, किसका? फूल का। अली कली ही सो बंध्यो, अभी से इसकी कली से ही आप इतना बंध गए हो, तो आगे जब ये फूल पूर्ण विकसित होगा तब इस आपका क्या हाल होगा। इसके माध्यम से उन्होंने राजा जयसिंह को कहा है कि आप जिस रानी के साथ हो
उसमें ना तो अभी पराग आया है, ना ही उसमें अभी मिठास है। अभी तो उस नवोडा रानी जो है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उसका विकास काल है, उसका पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ। अभी से आप उसमें इतने बंध गए हो, उसके चारों तरफ रहते हो, तो जब वो उसका पूर्ण यौवन का विकास हो जाएगा तो आपका क्या हाल होगा। तो इसमें अप्रस्तुत वर्णन तो किसका, भ्रमर का, और उसके माध्यम से किसको बोध करवाया है, महाराजा जयसिंह को करवाया है। तो अब आपके समझ में आ गया हो गया कि समासोक्ति में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध कराया जाता है, और अन्योक्ति में प्रस्तुत अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है।